हेलो। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम लोग जीके में जो है मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्योत्तर काल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसे? अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण राज्य को। मतलब यहाँ से ही ब्राह्मण जो राज्य है वो शुरुआत होता है। और ब्राह्मण राज्य में भी सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो शुंग वंश को पढ़ेंगे। शुंग वंश की शुरुआत कब से कब तक होती है? तो शुंग वंश की शुरुआत 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 185 ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है कि मतलब जब ईसा का जन्म हुआ था उससे 185 साल पहले की बात है ये। तो अब आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि जो शुंग वंश है वो शुरू किसने किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इसमें शासक थे, कौन कौन शासक थे। तो ये सब बातें हम इसमें देखते हैं। तो देखिए पहला जो लाइन है वो क्या कह रहा है, इसे भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। मतलब भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश किसे माना जाता है? तो शुंग वंश को माना जाता है। किस वंश को माना जाता है? शुंग वंश को माना जाता है। शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यानी प्रथम अगर कहीं कोई बोला जाए कि ब्राह्मण वंश किसे माना जाता है तो वो शुंग वंश को माना जाता है। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और दोस्तों यहाँ देखिए बात कर रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक किसका सेनापति था? तो वो था बृहद्रथ का सेनापति। यानी पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग वो किसका सेनापति था? ये सेनापति था। किसका सेनापति था? तो ये बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और इसने ही अपने स्वामी बृहद्रथ को, यानी बृहद्रथ का ये क्या था? सेनापति था। तो बृहद्रथ इसके क्या थे? राजा थे। तो इसने अपने ही स्वामी, स्वामी मतलब कौन? बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी मेरे भाई। और हत्या करके शुंग वंश की क्या करता है? वो नींव डालता है। शुंग वंश की क्या करता है? नींव डालता है या स्थापना करता है। तो पूरा कहानी क्या मतलब समझ में आया कि प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा माना जाता है? तो शुंग वंश को माना जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। किसकी हत्या करके? तो अपने राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, बृहद्रथ को क्यों मारा था? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा कि बृहद्रथ को मारने का कारण क्या था? बृहद्रथ को क्यों मारा? तो बृहद्रथ को मारने का कारण यह था कि यूनानी सेना कहां तक चली आई थी? यूनानी सेना जो है वो पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी। कहां तक पहुंच गई थी? पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी। कौन सी सेना? यूनानी सेना जो है वो पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी। और बृहद्रथ प्रजा की रक्षा करने में क्या था? असमर्थ था। मतलब कहने का ये है कि पुष्यमित्र शुंग क्या था? बृहद्रथ का सेनापति था। अब जब सेनापति है तो उसको भी तो चिंता रहेगी कि प्रजा के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो भी शासन करने का प्रयास करेगा। तो सिस्टम ये होता है कि बृहद्रथ उस समय क्या था? असहाय या कमजोर मान लीजिए उसको। क्या था? कमजोर था। तो ये प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था। लेकिन अब प्रजा में तो भाई इसके भी कुछ चाहने वाले जुड़े होंगे ना, पुष्यमित्र शुंग के। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है कि बृहद्रथ को ही मार देता है और वहां पे क्या, किस वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का और उपासक था। ब्राह्मण धर्म का क्या था? उपासक था और संरक्षक था। यानी ब्राह्मण धर्म को बचाने का भी काम किया और ब्राह्मण धर्म का क्या था? उपासक था, यानी मानने वाला था। ब्राह्मण धर्म को मानने वाला और ब्राह्मण धर्म को बचाने वाला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? विनाशक कहते हैं। किस धर्म का मेरे भाई? तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का क्या है? ये विनाशक है। क्यों विनाशक है? क्योंकि इसने 84,000, इसने जो है 84,000 अशोक द्वारा बनाए गए
स्तूपों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। यानी बौद्ध स्तूपों को, वो भी कितने स्तूपों को नष्ट किया था, तो माना जाता है लगभग 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था, जो किसके द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसे औदमिज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, औदमिज्य कहते हैं। औदमिज्य का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, अचानक उठने वाला, क्या, अचानक उठने वाला शासक, अचानक उठने वाला शासक, अचानक उठने वाला शासक। औदमिज्य का अर्थ क्या होता है, अचानक उठने वाला शासक। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। औदमिज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया ये तो सेनापति था, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था कि ये कभी राजा भी बनेगा। तो क्या करता है कि अचानक एक दिन क्या करता है, वेददत्त को मार देता है, और वेददत्त को मारने के बाद डायरेक्ट क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे औदमिज्य की संज्ञा दी जाती है। औदमिज्य का अर्थ क्या होता है, अचानक उठने वाला शासक। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी मेरे भाई, विदिशा। अपनी राजधानी कहां बनाई थी, विदिशा। विदिशा कहां पड़ता है मेरे भैया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। विदिशा कहां पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। विदिशा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यानी पुष्यमित्र शुंग ने, यानी शुंग ने अपनी राजधानी कहां, शुंग जो काल था या शुंग समय था या शुंग के शासक जो थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, विदिशा को बनाई थी। विदिशा कहां पड़ता है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी के समय संस्कृत भाषा का प्रचलन सर्वाधिक हुआ। किस भाषा का प्रचलन सर्वाधिक हुआ, संस्कृत भाषा का। अरे भैया ये तो ब्राह्मण वंश को चला ही रहा था, तो जब ब्राह्मण वंश को चला रहा था तो ब्राह्मण वंश किससे संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है। तो इसी के समय संस्कृत भाषा का प्रचलन सर्वाधिक हुआ और ब्राह्मण व्यवस्था भी बढ़ाई गई। यानी ब्राह्मण व्यवस्था भी बढ़ गई और संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्रचलन भी किसके समय में हुआ, तो किसके समय में होता है, पुष्यमित्र शुंग के समय में होता है। अच्छा, एक लाइन और है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किए, तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। अच्छा, इस यज्ञ का विवरण कहां मिलता है, तो 2 जगह माना जाता है। एक अयोध्याभिलेख को माना जाता है और एक मेरे भाई पतंजलि के महाभाष्य को भी माना जाता है। लेकिन यहाँ सर्वाधिक जो प्रचलन में है वो है पतंजलि के महाभाष्य से। अच्छा, पतंजलि का महाभाष्य क्या है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्र हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी के, मैं लिख दे रहा हूं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के चुने हुए सूत्रों की व्याख्या, सूत्रों की क्या है, ये व्याख्या है। तो महाभाष्य क्या है, पाणिनि के अष्टाध्यायी के चुने हुए सूत्रों की क्या है, ये व्याख्या है। इसी में मिलता है, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने, तो पहले तो कितने अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और उस अश्वमेध यज्ञ को कराने वाला कौन था, तो उसका पुरोहित यानी उसका पंडित कौन था, उसको संपन्न कराने वाला कौन था, तो उनका नाम है पतंजलि। यानी पतंजलि ने ही उस यज्ञ को संपन्न भी कराया था और पतंजलि के महाभाष्य में उस यज्ञ का वर्णन मिलता है। अगर ये नहीं दिया है तो अयोध्या के अभिलेख में भी इसका जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। इसी काल में मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की गई। किस काल में ग्रंथ की रचना की गई मनुस्मृति की, तो मेरे भाई शुंग काल में। किस काल में, तो आपको याद रखना है शुंग काल में। शुंग काल में किस ग्रंथ की रचना की गई, तो मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और आप जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग को ये माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विनाशक था। इसने यह भी कहा था कि यदि कोई भी हमें 1 बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा तो मैं उसे 100 दिनार दूंगा। इसने बौद्ध विहारों को, बौद्ध भिक्षुओं को और स्तूपों को पूरा नष्ट कर दिया था।
तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। तो मनुस्मृति किस वंश के काल में आई? शुंग वंश के काल में। कालिदास का एक पवित्र पुस्तक है जो कि नाटक है, उसका क्या नाम है? मालविकाग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र में एक नायक है और वो नायक कौन है? अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग कौन है? पुत्र है। अग्निमित्र शुंग कौन है? पुत्र है। किसका पुत्र है मेरे भाई? तो किसका पुत्र है अग्निमित्र शुंग? तो पुष्य मित्र का। किसका पुत्र है? पुष्य मित्र का पुत्र है अग्निमित्र। ये भी आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। चलिए देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग अपने करीब 36 वर्ष की शासन में 2 बार यवनों से लड़ा। कितनी बार यवनों से लड़ा है? तो 2 बार यवनों से लड़ा है। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। पहले यूनानी युद्ध में, मतलब यूनानियों से लड़ा है यवनों से या यूनानियों से? पहले यूनानी युद्ध में जो यवनों की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो डेमेट्रियस ने किया था। उसका नेतृत्व किसने किया था? यानी यवनों की सेना का सेनापति कौन था? तो पहली बार जो युद्ध हुआ था उसमें सेनापति कौन था? डेमेट्रियस। किसका सेनापति? भाई यवनों की सेना का सेनापति डेमेट्रियस था। लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है तो उसमें जो यवन की सेना का सेनापति होता है उसका नाम था मेनांडर। उसका नाम क्या था? मेनांडर तथा किसके बीच में वो लड़ाई होती है? तो वसुमित्र के। अब वसुमित्र कौन है? तो ये पौत्र है। ये क्या है? पौत्र है। ये क्या है? पौत्र है। ये माना जा सकता है कि ये अग्निमित्र शुंग का क्या है? पुत्र है। और पुष्यमित्र शुंग का क्या है? पौत्र है। तो चलिए दोस्त यहाँ आगे देखते हैं। वसुमित्र विजयी हुआ जो कि पुष्यमित्र शुंग का क्या था? पौत्र था। वसुमित्र क्या होता है? विजयी हो जाता है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का क्या था? पौत्र था। कहा जाता यह भी है कि अश्वमेध यज्ञ में, जैसे क्यों यवनों से लड़ाई क्यों होती है? भाई यवन की सेना पाटलिपुत्र तक आई गई थी। आप लोगों को याद है कि जब बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक, तभी यवन की सेना ना आ गई थी पाटलिपुत्र तक। तभी तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ को मारा था और भाई उसी समय शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जब ये अश्वमेध यज्ञ होता है, अब पूरे मगध पर शासन किसका उस टाइम चल रहा था? तो पूरे मगध पे शासन जब भैया पहले तो मौर्य काल में तो किसका चल रहा था? तो बृहद्रथ का चल रहा था। तो अब क्या है? सम्राट अशोक बनाए थे तो बृहद्रथ को दे के गए थे, तो बृहद्रथ का चल रहा था। लेकिन बृहद्रथ के बाद पुष्यमित्र शुंग का शासन हो गया। तो अब भैया यह अश्वमेध यज्ञ जब कराएगा तो उसका घोड़ा कोई पकड़ेगा? इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक है तो कोई घोड़ा पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। तो ये घोड़ा पकड़ता कौन है? कहा जाता है कि इन घोड़ों को जो है यवन पकड़ रहे थे, और यवन पकड़ रहे थे इसीलिए यवनों से और शुंगों से क्या होती है? लड़ाई होती है। चलिए मेरे भाई एक देखिए टॉपिक, ये मतलब एक लाइन जो है बहुत दमदार है। कह रहा है कि विदर्भ का युद्ध। कहाँ का युद्ध मेरे भाई? विदर्भ का युद्ध। किनके किनके बीच में होता है? तो अग्निमित्र शुंग के बीच में होता है और यज्ञ सेन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? विदर्भ का युद्ध किसके बीच में होता है? शुंग काल में विदर्भ का युद्ध किनके बीच में होता है? तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, अग्निमित्र शुंग के बीच में होता है और यज्ञ सेन के बीच में। ये यज्ञ सेन कौन है? यज्ञसेन वही है जो बृहद्रथ था, उसी का यह साला है। और इसी युद्ध में यज्ञसेन की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। यज्ञसेन की क्या हो जाती है मेरे भाई? पराजय हो जाती है। अब देखिए आगे, भरहुत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण। मतलब पहले तो स्तूपों को क्या किया गया? पुष्यमित्र शुंग द्वारा तोड़ दिया गया। लेकिन यह भी माना जाता है कि शुंग काल में ही 2 स्तूप को यहाँ पे ज्ञात किया गया है। एक है भरहुत स्तूप और एक है सांची का स्तूप। तो शुंग काल में स्तूपों को तोड़ा भी गया था, लेकिन शुंग काल में 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण भी किया गया था। मतलब तोड़े गए स्तूपों को फिर से बनाया गया था, यानी पुनर्निर्माण भी किया गया था। किस किस स्तूप का मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना है, भरहुत स्तूप एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण किया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे भैया?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो उसका नाम है देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव ने कर दी थी। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने की थी। अब वासुदेव ने हत्या कर दी, वासुदेव भैया किसी दूसरे वंश का था, देवभूति की हत्या कर देता है, तो कौन से वंश को वो स्थापित करता है? तो वो स्थापित करता है कण्व वंश की, कण्व वंश की स्थापित करता है। कौन कण्व वंश को स्थापित करता है? तो आप लोगों के सामने लिखा गया है मेरे भाई, वासुदेव। वासुदेव किस वंश को स्थापित करता है? कण्व वंश को। देखिए दोस्तों, मैं पूरा का पूरा A to Z जो है वो स्लाइड में लिख करके आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आप नोट भी कर पाएं और आसानी से एक बार देख ले तो आपके ध्यान में जो है बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हमने देखा कि शुंग वंश जो है शुरू हुआ और समाप्त हो गया। अब शुंग वंश को समाप्त करने वाला कौन था? वासुदेव था, जिसने कि किसको मारा था? देवभूति को मारा था। अंतिम शुंग वंशी, अब किस वंश की स्थापना हो रही है? तो मेरे भाई कण्व वंश की स्थापना हो रही है। और कण्व वंश की स्थापना जो है कहां से कहां तक चलती है? 73 ईसा पूर्व से जो है 28 ईसा पूर्व तक ये चलती है। अब हम लोग ईस्वी की तरफ आने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंतिम शुंगवंशी शासक, अंतिम शुंगवंशी शासक कौन था? देवभूति, और जिसकी हत्या उसके अमात्य। अच्छा दोस्त, अमात्य का मतलब जानते हो? अमात्य का मतलब होता है मंत्री। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, जो कि पेशवा के बाद छोटा पद होता है। पेशवा सबसे बड़ा पद होता है, उसके बाद कौन सा पद होता है? अमात्य यानी मंत्री का। किसने कर दिया था? वासुदेव ने कर दिया था। यानी देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था, और उसकी हत्या किसने कर दिया? उसके अमात्य यानी उसी के मंत्री ने कर दिया, उसी के मंत्री ने कर दिया था वासुदेव ने। और किस वंश की स्थापना की? तो मेरे भाई कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए कण्व वंश के बारे में जो है थ्योरी बहुत कम मिलती है हम लोगों को पढ़ने के लिए। कण्व वंश के अंतिम शासक के रूप में कौन हुआ? कण्व वंश का, भाई देखो, कण्व वंश का पहला शासक कौन हुआ? तो वासुदेव हुआ, क्योंकि वासुदेव ने ही तो कण्व वंश की स्थापना की थी। लेकिन कण्व वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है? सुशर्मा। सुशर्मा था अंतिम शासक। कौन था? सुशर्मा। लेकिन सुशर्मा की भी हत्या आंध्र सातवाहन नरेश, आंध्र सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दिया। आंध्र सातवाहन नरेश किसने कर दिया? सिमुक ने कर दिया। अब देखिए बात को समझिए, जो कण्व वंश का प्रथम शासक था उसका नाम वासुदेव था, अंतिम शासक का नाम था सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या किसने कर दिया? तो सिमुक ने कर दिया। और कण्व वंश के शासन काल में मगध की सीमा जो थी वो सीमा जो है सिमट कर बिहार, ये पूरा मैंने लिखा नहीं, भूल गए हम, बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही रह गई थी। मतलब बिहार में तो था ही, अरे मगध साम्राज्य तो बिहार है ना था जी, तो बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सिमट कर रह गई। यानी शासन जो था कण्व वंश में और कमजोर हो गया, और मगध साम्राज्य जो है और सिमट कर रह गई। लेकिन अब यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं आंध्र सातवाहन वंश, जो कि कहां से कहां तक चलता है? 28 ईसा से तीसरी शताब्दी तक चलता है। तीसरी शताब्दी, कहीं कहीं किसी किसी किताबों में 240 ईस्वी तक है, किसी में 260 ईस्वी तक है। तो इस तरीके से इसको तीसरी शताब्दी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, अब आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन का पहला शासक कौन हुआ? सिमुक हुआ। सिमुक ने ही तो सुशर्मा की हत्या की थी। अरे भाई, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, और सुशर्मा का हत्या किसने किया था? सिमुक ने किया था। और सिमुक ने हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की थी? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो चला यहां से पढ़ते हैं, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। किसकी हत्या करके की थी? सुशर्मा की हत्या करके की थी।
अब ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सातवाहनों ने अपनी राजधानी, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। और शुंगों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा मध्य प्रदेश थी। अब ये प्रतिष्ठान जो है, ये प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो मेरे भाई गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। तो यानी सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। अब ये चीज आप लोगों को याद हो गया होगा। सिमुक, जो आंध्र सातवाहन नरेश सिमुक ही था ना, जिसने कि सातवाहन वंश की स्थापना की। तो इसके अन्य नाम भी हैं, मतलब इसको कुछ उपनाम से बुलाया जाता है, जिसमें इसको सिंधुक कहा जाता है, सिसुक कहा जाता है, सिप्रक कहा जाता है, ब्रिसल। यानी इसको हम लोग 4 नाम तो हम लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं, सिंधुक, सिसुक, सिप्रक एवं ब्रिसल। इन नामों से इसको जाना जाता है या संबोधित किया जाता है, जिसका उल्लेख हम लोगों को कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। यानी ये सब नाम जो हैं वो सिमुक का कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। आगे आइए देखने बात करते हैं, आगे क्या है। सिमुक के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण को किस नाम से जानते थे? कान्ह नाम से जानते थे। अरे भगवान कृष्ण की बात नहीं हो रही है, ये कृष्ण अलग हैं, ये सिमुक के भाई हैं। सिमुक के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण कान्ह कहाँ बैठता है मेरे भाई? गद्दी पर बैठता है, जिसने सीमा का विस्तार क्या किया? नासिक तक किया। मतलब ये सीमा को बढ़ा रहा था, यानी दक्षिण भारत की तरफ ये सीमा को लेकर जा रहा था। यानी इसने नासिक तक जो है सीमा का विस्तार जो है किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में आप लोग जानते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश की जो स्थापना थी वो सिमुक ने की। लेकिन सिमुक का पुत्र यहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं बनता है, उसके छोटे भाई कौन बनते हैं? कृष्ण। और कृष्ण का ही पुत्र कौन उत्तराधिकारी बनता है? सातकर्णी प्रथम। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले सिमुक बनते हैं, फिर सिमुक का छोटा भाई कृष्ण बनते हैं। अब कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम क्या बनते हैं? शासक बनता है। सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। कौन? सातकर्णी जो था वो सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ, कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। कितने राजस्व यज्ञ करवाए? 1। किसने करवाए? सातकर्णी प्रथम ने करवाए। और उसी दौरान अपने आप को किस चीज की उपाधि दे दी? सम्राट की। और अपने आप को क्या बुलवाना चालू कर दिया? सम्राट। यानी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्व यज्ञ करवाने के बाद सातकर्णी प्रथम को सम्राट की उपाधि मिल गई। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि सातकर्णी को और किस किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणाथपति देखिए, अगर हम लोग बात करें तो आंध्र सातवाहन वंश में जो है लगभग शासकों को दक्षिणाथपति कहा गया है, क्योंकि इन लोगों ने दक्षिण में ज्यादा विस्तार किया, इसलिए इन लोगों को दक्षिणाथपति कहा गया है। तो इसको क्या क्या नाम कहा गया? सातकर्णी को दक्षिणाथपति, अप्रतिहत चक्र, एल्डर सोहरागोनस और द्विजो का मतलब होता है कि दुश्मन के वंशों को नष्ट करने वाला। द्विजो का अर्थ होता है दुश्मन के वंशों को नष्ट करने वाला, यानी वंशों का मर्दन करने वाला, वंशों का मर्दन करने वाला, ये होता है द्विजों का अर्थ क्या होता है? वंशों का मर्दन करने वाला। तो इसको किस किस नाम से जाना गया? दक्षिणाथपति, क्योंकि ये लोग दक्षिण में विस्तार कर रहे थे। अप्रतिहत चक्र कहा गया, एल्डर सोहरागोनस कहा गया, और द्विजो यानी वंशों का मर्दन करने वाला। अच्छा देखिए, सातकर्णी के मृत्यु के समय इसके 2 पुत्र हुए, यानी सातकर्णी के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था वेदश्री और एक का नाम था शक्ति। तो मेरे भाई 2 पुत्र हुए, वेद
वेदश्री और शक्ति, लेकिन दोनों का जो उम्र था वो बहुत ही कम था, यानी वो क्या थे, अल्प आयु थे। तो अल्प आयु होने के कारण मतलब उनकी मृत्यु संभव थी, है ना, या वो मर भी गए। तो इसके कारण सातकर्णी की पत्नी का नाम क्या था, नगनिका। सातकर्णी की पत्नी का क्या नाम था, नगनिका। तो नगनिका ने जो है शासन को चलाया, यानी इसके पुत्र जो थे वेदश्री और शक्ति, ये अल्प आयु थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो शासन को संभालने वाला काम कौन करता है, नगनिका करती है। सातकर्णी ने गोल मुद्राएं, कौन सी मुद्राएं चलाई थी, गोल मुद्राएं, और किसके नाम पर, पत्नी के नाम पर कौन सी मुद्रा चलाई थी, रजत मुद्रा। तो पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं चलाई थी और इसने गोल मुद्राएं चलाई थी। अच्छा, पत्नी के नाम पर जो रजत मुद्रा चलाई थी, इस पर इसने नाम क्या लिखवाया था, इस पे इसने नाम लिखवाया था नगनिका, यानी मुद्रा पर नाम लिखा था नगनिका। ये भी ध्यान देने वाली बात है। सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी तक कई शासक हुए, जिसमें हाल नामक शासक क्या था, महत्वपूर्ण था। मतलब सातकर्णी प्रथम से लेकर के गौतमी पुत्र सातकर्णी तक कई शासक हुए, लेकिन इसमें हाल नामक जो शासक था वो सबसे महत्वपूर्ण था इसमें। तो हाल नामक शासक का विवरण कहां से मिलता है हमको, तो देखिए जरा, हाल के शासन का विवरण काव्य मीमांसा। ये काव्य मीमांसा किसकी कृति है, तो कविराज शेखर की कृति है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, काव्य मीमांसा कविराज शेखर की कृति है। लीलावती किसकी कृति है, तो लीलावती भास्कर द्वितीय की कृति है। भास्कर द्वितीय कौन था, तो गणितज्ञ थे, और ये किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो भास्कर द्वितीय को लिखने वाला, अरे लीलावती को लिखने वाला कौन था, भास्कर द्वितीय, और ये किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। गथा सप्तशती, गथा सप्तशती को लिखने वाला कौन था, हाल, जिसने किस भाषा में लिखा था, प्राकृत भाषा में। इसमें 700 छंद हैं प्रेम के, इसमें कितने छंद हैं प्रेम के, 700 छंद प्रेम के हैं, किसमें, गथा सप्त सती से। तो यानी हाल का जो है विवरण हमको कहां से मिलता है, तो काव्य मीमांसा से मिलता है, जो कि कवि राजशेखर की कृति है। दूसरी लीलावती है, जो कि भास्कर द्वितीय की कृति है, और तीसरा है गथा सप्तशती, जो स्वयं हाल की ही कृति है। हाल के सभा में दो, मतलब जो कहा जाता है कि दो कवि भी थे, तो हाल के सभा में कवि भी थे, जिनका एक नाम था गुडाढ़ और एक थे सर्ववर्मन। तो गुडाढ़ की कृति है बृहत कथा, और सर्ववर्मन की कृति है मातंत्र, मातंत्र है। तो सर्ववर्मन की कृति है मातंत्र, और उसके बाद गुडाढ़ की कृति है बृहत कथा। तो ये आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। हाल ने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह कर लिया था। किसकी पुत्री से, तो भैया लंका के शासक की पुत्री का नाम क्या था, लीलावती। यानी हाल की शादी किससे हो जाती है, तो लीलावती से हो जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाल एक महान कवि एवं साहित्यकार भी था, और इस वंश का ये कौन सा शासक था, 17वां शासक था। यानी सातवाहन वंश का 17वां शासक कौन था, हाल था, और ये एक कवि और साहित्यकार था। भाई कवि और साहित्यकार न होता तो ये गथा सप्तशती क्यों लिखता, तो गथा सप्तशती लिखने के कारण ही पता चल रहा है कि ये कवि और साहित्यकार भी था। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग जो है बात करने वाले हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी के। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। छोहरात वंश के शक क्षत्रप शासकों ने पश्चिम दक्कन प्रदेश से सातवाहनों को खदेड़ दिया। यानी किसने सातवाहनों को खदेड़ने का काम किसने किया, सातवाहनों को खदेड़ दिया गया। किसने खदेड़ा, तो मेरे भाई सोहरात वंश के शक क्षत्रपों ने जो है वो पश्चिमी दक्कन प्रदेश से सातवाहनों को खदेड़ दिया। अच्छा, पश्चिमी दक्कन प्रदेश में कौन कौन से इलाके लगभग आते हैं, तो आपका आता है तेलंगाना,
गाना आता है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है। गुजरात का काठियावाड़ आता है, यानी गुजरात आता है। उसके बाद आपका कर्नाटक आता है, कर्नाटक आता है। केरल आता है। तो ये सब क्या है, पश्चिमी दक्कन प्रदेश है। ये पश्चिमी दक्कन प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहां से छोहरात वंश के शक क्षत्रपों ने सातवाहनों को खदेड़ दिया, यानी सातवाहन उस टाइम पे कमजोर पड़ गए थे। लेकिन मेरे भाई ये किसके समय की बात है, हाल के समय की बात है। यानी हाल के समय में शक क्षत्रपों ने जो है उसने क्या किया था कि इनको जो है पश्चिमी दक्कन प्रदेश से खदेड़ दिया था। लेकिन सातवाहन वंश के महानतम शासक, एक और महान शासक हुआ सातवाहन वंश का, उसका नाम क्या था मेरे भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उसने शकों को भी पराजित किया, यवनों को भी पराजित किया, पल्लवों को भी पराजित किया एवं क्षहरातों को भी क्या किया, पराजित किया। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो इतना प्रतापी शासक था कि उसने शकों को, यवनों को, पल्लवों को और क्षहरातों को, इन सबको पराजित किया और फिर से सातवाहन वंश की नई नींव डाली। यानी सातवाहन वंश को पुनः स्थापित किसने किया था, तो मेरे भाई गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। यहाँ पे आगे देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को, किसको पराजित किया था, शक शासक क्या है उनका नाम, नहपान। नहपान को पराजित कर उसके चांदी के सिक्के पर, यानी नहपान के चांदी के सिक्के, अरबिया नहपान तो भैया क्या है, नहपान शक शासक है तो इसका भी राज्य होगा, तो ये भी सिक्के चलवाए होंगे। तो इसके सिक्के पर उसने अपना नाम क्या कर दिया, खुदवा दिया। किसने खुदवा दिया, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान के सिक्के पर अपना नाम खुदवा दिया। ये लेकिन किया कब, जब इसको परास्त कर दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का 23वां राजा माना जाता है। कौन सा राजा माना जाता है इसको, 23वां राजा माना जाता है। किसको, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, तो यहाँ पे है मेरे भाई वेड़कटक स्वामी। वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण क्यों की, क्योंकि इसने जो है वेड़कटक नामक नगर को बसाया था, नामक नगर को बसाया था, नामक नगर को बसाया था। तो वेड़कटक नामक नगर को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बसाया था और इसी के नाम पर इसको वेड़कटक स्वामी कहा गया। लेकिन इसके कुछ अन्य नाम और भी हैं। किसके, गौतमी पुत्र सातकर्णी के अन्य नाम और भी हैं। क्षहरात निषूदरस। क्षहरात निषूदरस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यानी क्षहरातों पर विजय प्राप्त करने वाला। किस पर, क्षहरातों पर विजय प्राप्त करने वाला, क्षहरातों पर विजय प्राप्त करने वाला, ये समझिएगा। क्षहरातों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्षहरात निषूदरस कहा गया, जो कि किसका नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है। यहाँ पे दिया है खतिपद पमान मदनस। खतिपद पमान मदनस, इसका मतलब होता है क्षत्रियों का मर्दन करने वाला, क्षत्रियों का मर्दन करने वाला, क्षत्रियों का मर्दन करने वाला। तो क्षत्रियों का मर्दन करने वाला, क्षहरातों पर विजय प्राप्त करने वाला, ये सब किसके नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम है। इसको अन्य नाम और जैसे राजा राम, विंध्य नरेश, राजराज, महाराज एवं स्वामी त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन इसको कहा गया। अच्छा, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन का मतलब क्या होता है, यानी घोड़े ने तीनों समुद्रों का
पानी पिया, घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। इसका मतलब है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो 3 समुद्र मतलब समुद्र के 3 भाग तक वो फैला हुआ था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब बात करते हैं नागार्जुन का, इसी के अंतर्गत नागार्जुन है आ रहे। नागार्जुन, अच्छा नागार्जुन किस चीज के संस्थापक हैं? तो शून्यवाद के संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है। मैंने हम आगे भी इसको बता चुके हैं। शून्यवाद के संस्थापक कौन है? नागार्जुन है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो नागार्जुन क्या है? शून्यवाद के संस्थापक। लेकिन किसके समकालीन थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के क्या हैं? समकालीन है। कौन समकालीन है? तो मेरे भाई नागार्जुन। नागार्जुन क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन है। कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। उसका क्या पुत्र का नाम क्या था? सातकर्णी के पुत्र का क्या नाम था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अब ये क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। इसके विषय में जानकारी, अच्छा पुलुमावी के विषय में जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? अमरावती लेख से मिलती है। कहां से मिलती है? अमरावती एक लेख है, उस अमरावती लेख से जो है पुलुमावी की जानकारी मिलती है। पुलुमावी किसका बेटा है? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा है। पुलुमावी का विवाह शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किया गया। किससे विवाह किया गया? तो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किया गया। पुलुमावी को भी अन्य नामों से जाना जाता है, मतलब पुलुमावी को के भी अन्य नाम है, जो देखिए कि क्या क्या नाम है। इसको दक्षिणाथेश्वर के नाम से जाना जाता है। दक्षिणाथेश्वर क्या है मेरे भाई? देखो हमने तो पहले ही बता दिया कि आंध्र सातवाहन वंश जो है, पहले स्टार्टिंग में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में मैंने बताया कि जो आंध्र सातवाहन वंश है वो दक्षिण से ही शुरू हुआ है, मतलब दक्षिण पर उनका कब्जा ज्यादा था, इसलिए उन्हें आंध्र मतलब दक्षिणाथेश्वर कहा गया है ना। अच्छा ये दक्षिणाथेश्वर ये कहाँ कहा गया उसको? तो आंध्र प्रदेश लेख सबसे पुराना लेख है सातवाहनों का। जो आंध्र प्रदेश लेख है वो सातवाहनों का सबसे पुराना लेख है, जिसमें जिक्र किया गया है दक्षिणाथेश्वर का। उसके बाद इसको नवनगर स्वामी कहा गया। नवनगर स्वामी क्यों कहा गया? क्योंकि नवनगर की इसने स्थापना की थी। अच्छा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस नगर की स्थापना की थी? वेड़कटक नगर की स्थापना की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो उसने स्थापना की थी वेड़कटक की। लेकिन उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी किस नगर की स्थापना कर रहा है? नवनगर की। ये आपको ध्यान रखना है। इसको पोलोमैओस किसने कहा था? टालमी ने कहा था। तो आपको ध्यान रखना है, पुलुमावी को दक्षिणाथेश्वर, नवनगर स्वामी, पोलोमैओस कहा गया था। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख जो था, जूनागढ़ अभिलेख में पुलुमावी जो था शक राजा रुद्रदामन से पराजित हो चुका था। कौन शक राजा रुद्रदामन से पराजित हो चुका था? तो पुलुमावी। और ये किस अभिलेख में दिया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। लेकिन आप लोग इससे पहले एक चीज और पढ़ चुके हैं कि शक राजा या महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से ही किसका शादी होता है? पुलुमावी का शादी होता है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुलुमावी के समय कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज देखने को मिलते हैं। कौन चीज देखने को मिलते हैं? तो 2 पतवारों वाले जहाज देखने को मिलते हैं। लेकिन 2 पतवार वाले जहाज का कारण क्या है? कि कहने का मतलब है कि उनके समय में नौ सैनिक जो थी वो पर्याप्त विकसित थी। नौ सैनिक जो थी उनकी पर्याप्त विकसित थी। नौ सैनिक का मतलब जो उनकी जल सेना थी वो पर्याप्त मात्रा में विकसित थी। किसके समय में? पुलुमावी के समय में। इसीलिए पुलुमावी के समय में 2 पतवारों वाले जहाज देखने को मिलते हैं। कहां पे देखने को मिलते हैं? तो सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? पुलुमावी ने अपने पैतृक राज्य अवंती, सुराष्ट्र उपरांत को खो दिया था। अब अवंती कहां पड़ता है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती कहां है? मध्य प्रदेश में। सुराष्ट्र कहां है? गुजरात में है।
गुजरात में है। अपरांत कहाँ है मेरे भाई? कोंकणी राज्य, कोंकणी राज्य। जितने भी कोंकणी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ये सब जितने भी है वहां पे जो जहां जहां पे कोंकणी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारे राज्य जो है अपरांत के अंतर्गत आते थे। तो यानी ये अपने पैतृक राज्य, मतलब जैसे पिता की कोई दी हुई संपत्ति रहती है ना, मतलब पहले से बनाई हुई, तो वो पैतृक राज्य जो था अवंती सुराष्ट्र उपरांत को खो देता है, यानी हार जाता है। लेकिन मेरे भाई यहीं पे सातवाहन वंश का 27वां शासक, सातवाहन वंश का 27वां शासक व अंतिम प्रतापी राजा, अंतिम प्रतापी राजा के रूप में कौन बैठता है गद्दी पर? यज्ञश्री सातकर्णी। ये कहां बैठ जाता है मेरे भाई? गद्दी पर। यानी कहने का मतलब है कि इसका अंतिम तो शासक अलग है, अंतिम शासक बिल्कुल अलग है, लेकिन अंतिम प्रतापी शासक जो है वो उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी, गद्दी पर बैठ जाता है। और ये किस नंबर का शासक होता है? तो 27वें नंबर का शासक होता है। ये आपको याद होना चाहिए। चतुर्थ पुलवामी को इस वंश का अंतिम शासक कहा गया। अंतिम शासक सातवाहन वंश का कौन है? चतुर्थ पुलमावी, यानी चतुर्थ पुलवामी। चतुर्थ पुलवामी को इस वंश का अंतिम शासक कहा गया है। इस वंश के समय कुछ नामों के प्राचीन नाम भी उपलब्ध हैं, मतलब जैसे कुछ नाम दिए जो आज हम लोग जिसको बोलते हैं, आज हम जिस भाषा में बोलते हैं, तो उस भाषा में पहले जो है उसको क्या बोला जाता था। तो इस तरीके से कुछ चीज नाम दिए गए हैं जिनको वो प्राचीन नाम में क्या बोला जाता था वो आपको मैं दिखा रहा हूं। जिले को लोग क्या बोलते थे? आहार बोलते थे। जैसे हम लोग जिला बोलते हैं ना, तो सातवाहन वंश में उसको क्या बोलते थे लोग? आहार बोलते थे। राजा की सेवा करने वाले को, राजा की सेवा करने वाले को हम लोग तो सेवक बोलते हैं ना, सेवक या नौकर बोलते हैं, लेकिन वहां पे क्या बोलते थे? राजा मान्य बोलते थे। राजकुमारों को क्या बोलते थे? कुमार बोलते थे। राजकुमार को क्या बोलते थे मेरे भाई? कुमार बोलते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को, यानी ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन को, जैसे अब अगर हम लोग जैसे छोटी बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम लोगों का प्रशासन होता है, जैसे प्रधान होता है, प्रशासन वही ना देखता है जी, प्रधान देखता है हम लोगों का ग्रामीण का। या थोड़ा जिले पे चले जाओ या ग्रामीण में थोड़ा कई गांव को मिला लो तो ब्लॉक बन जाता है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को क्या बोलते थे? गौल्मिक बोलते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गौल्मिक बोलते थे। जिले के अधिकारी को, पूरे जिले के अधिकारी को हम लोग आज जिलाधिकारी बोलते हैं, लेकिन वो सब क्या बोलते थे? अमात्य या महामात्य, जिसको मंत्री कहते हैं। कोषाध्यक्ष किसको कहते हैं? कोषाध्यक्ष, जैसे हम लोग कोषाध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो पैसे का धन का संचय करता है, देखभाल करता है, उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? भंडागारिक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? भंडागारिक। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख जो होता था उसको हम लोग रज्जुक कहते थे। राजस्व यानी पैसों की देखभाल करने वाले को हम लोग रज्जुक कहते थे। सैनिक समूहों को, सैनिक के समूह को हम लोग आजकल क्या कहते हैं? टुकड़ी कहते हैं, दल कहते हैं, ये सब कहते हैं ना, लेकिन वो लोग क्या कह रहे थे? ये सब कहते थे कटक और स्कंथ वार, स्कंथावर, कटक या स्कंथावर। भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाले को, जैसे भवन का निर्माण हो गया, अब उसका देखरेख कौन करेगा? तो हम लोग आज अपने जमाने में क्या बोलते हैं मेरे भाई? हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। हम लोग ये ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों के समय में क्या बोला जा रहा था मेरे भाई? कर्मांतिक। क्या बोला जा रहा था? कर्मांतिक। क्या बोला जाता था? कर्मांतिक। भवन की निर्माण जब हो जाती थी तो उसको देखभाल करने के लिए कौन आता था? कर्मांतिक आता था। नगर की जल आपूर्ति करने वाले को, नगर की जो जल आपूर्ति यानी जो नगर में पानी की सप्लाई जो देता था उसको किस नाम से जाना जाता था? पानी धारक के नाम से जाना जाता था। तो हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों आज का ये लास्ट स्लाइड है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों तक लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है, इसको भी देख लेते हैं आज का। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, 14 सातवाहनों ने कौन कौन से? चांदी,
तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन सर्वाधिक मात्रा में किया। लेकिन इसमें सबसे अधिक कौन से सिक्के का प्रचलन किया गया? तो सर्वाधिक मात्रा में शीशे के मुद्रा का प्रचलन किया गया था। किस वंश के समय? सातवाहन वंश के समय। तो सातवाहन वंशों के समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? सीसा की मुद्रा प्रचलित थी। बाकी मुद्राएं कौन कौन सी चलाई? चांदी, तांबा, पोटीन, उसके बाद आपका है कांसा, ये सब मुद्राओं को चलाया, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सीसा प्रचलित थी। चांदी और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? करसापड़। चांदी और सोने के सिक्के को करसापड़ कहा जाता था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी किसने किया था? सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने के लिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने के लिए मतलब ब्राह्मणों को भूमि देने के लिए प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातवाहनों ने। और ये प्रमाण कहां पर मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया। ये कहां पे मिलता है? इसका उल्लेख कहां पे है? तो नानाघाट अभिलेख में उल्लेख है। सातवाहनों के समय मात्र तंत्रात्मक ढांचा थी। सातवाहनों के समय मात्र तंत्रात्मक ढांचा थी, लेकिन राजकुल जो था वो पितृतंत्रात्मक था। राजकुल पितृतंत्रात्मक था। राजकुल जो है वो पितृतंत्रात्मक था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है वो मात्र तंत्रात्मक थी। सामाजिक व्यवस्था मात्र तंत्रात्मक थी। अच्छा मेरे दोस्त, सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है? कि राज्यों का नाम माताओं के नाम पर रखा जाता था। राज्यों का नाम किसके नाम पर रखा जाता था? माताओं के नाम पर, इसीलिए मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन राजकुल पितृतंत्रात्मक था। पितृतंत्रात्मक का मतलब क्या है? कि जो राजसिक व्यवस्था थी, कहने का मतलब है राजा का पुत्र राजा ही होगा। मतलब राजा का पुत्र राजा का मतलब नहीं है, कहने का ये मतलब है, सेंस ये है कि पुत्र हमेशा राजा ही होगा। तो यानी सातवाहन वंश के समय में जो ढांचा थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी वो मात्र तंत्रात्मक थी। जो राजसिक व्यवस्था थी वो मेरे भाई पितृतंत्रात्मक थी। तो पितृतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? कि राजा पुत्र ही होगा। और मात्र तंत्रात्मक की व्यवस्था में क्या था? कि मतलब जो नगर वगैरह के नाम उस टाइम पर देखने को मिल रहे थे वो माताओं के नाम पर ज्यादा देखने को मिल रहे थे, इसीलिए सामाजिक व्यवस्था जो थी वो मात्र तंत्रात्मक थी। आगे आइए देखते हैं सातवाहनों के समय महत्वपूर्ण निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सातवाहनों के समय महत्वपूर्ण निर्माण। तो इन्होंने किसका किसका निर्माण कराया था? अजंता एवं एलोरा की गुफा। अजंता एवं एलोरा की गुफा, तो ये दोनों गुफाएं कहां पे हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये क्या चीज है? तो ये बौद्ध मंदिर एवं गुफाएं हैं। ये क्या है? अजंता एवं एलोरा क्या है? बौद्ध की मंदिर हैं और यहाँ पे गुफाएं हैं। ये कहां पे पड़ते हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। किसने बनवाया था? सातवाहनों ने। कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य भी क्या है? ये भी बौद्ध मंदिर और गुफा है। ये कहां पड़ता है? तो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। कार्ले का चैत्य कहां पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। एक लास्ट है अमरावती कला का विकास। अमरावती कला का विकास भी किसने करवाया था? सातवाहनों ने करवाया था। इसमें क्या दिया गया है? बुद्ध के जीवन व जातक कथाओं को दर्शाया गया है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। यानी बुद्ध का जीवन और उनके जातक कथाओं को इसमें दर्शाया गया है। लास्ट पॉइंट है मेरे भाई कि सातवाहनों की राजकीय भाषा, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा उनकी प्राकृत थी और उनकी जो लिपि थी वो क्या थी मेरे भाई? ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी थी और उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। तो दोस्तों आज यहीं पे सेशन समाप्त होता है। आप लोग जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।